तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान का 5वां सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कोड हमारा जीई है। इसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा 5वां सेट है केमिस्ट्री का, क्लास 12 का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारा पहला प्रश्न यानी कि कह रहा है, किसी विलयन के अणुसंख्यक अणुधर्म निर्भर करते हैं। यानी कि हमारे क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन के अणुसंख्यक यानी कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं वो किस किस पर निर्भर करते हैं और किस पे निर्भर नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से एक ऑप्शन हमारा सही है। इसमें हमें चुनकर हमें लिखना है। तो देखिए, पहला क्या कह रहा है, विलय के कणों की संख्या पर। दूसरा कह रहा है विलय के कणों की प्रकृति पर। तीसरा कह रहा है विलायक के कणों की प्रकृति पर। और चौथा कह रहा है विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। तो दोस्तों, हमें यह मालूम है कि ये जो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म जो निर्भर करते हैं वो विलेय के कणों या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अतः वो हमारे संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी कि विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अतः हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, विलायक के कणों की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करते हैं, और विलेय तथा विलायक दोनों की कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ये हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला देखिए, ख वाला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि KMnO4, जो हमारा KMnO4 यानी कि पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है में Mn की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि मैग्नीशियम करें मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। यानी कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, यानी कि KMnO4 का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। देखिए, ये हमारा KMnO4 की हमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है उसको यक्ष मान लेते हैं। तो K का हमारा 1 होता है, प्लस इसे यक्ष मान लेंगे, प्लस ऑक्सीकरण का यानी कि ऑक्सीकरण करें ऑक्सीजन का हमारा माइनस का 2 होता है, तो माइनस का 2 गुणा 4 कर देंगे, बराबर इस पर कोई भी आयन नहीं है तो हमारा 0 हो जाएगा। ये 1 प्लस ये यक्स हो जाएगा, ये इसका गुणा होगा 4 दूना माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस है 4 दूना 8 हो जाएगा बराबर 0। तो ये देखिए माइनस का 8 है, ये प्लस का 1 है, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो यक्स -7 बच जाएगा बराबर का 0। तो यक्स बराबर ये हमारा +7 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 है उसका ऑक्सीकरण संख्या +7 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारा +7 हमारा इसका ऑक्सीकरण संख्या आएगा। अब देखिए, गो वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है CONH3+4Cl2 Cl में CO की उपसंयोजन संख्या क्या है। तो इसमें हमारा जो उपसंयोजन संख्या है दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यानी कि 6, इसमें भी 6 हमारे उपसंयोजन संख्या हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन घ वाला देखिए, कह रहा है ईडार्ड यानी कि ईटार्ड अभिक्रिया में टालुइन को बेंजिल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये कह रहा है कि ईटार्ड अभिक्रिया में टालुइन की बेंजिल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है। तो हमारा इसकी अभिक्रिया ये हमारी अपक्रिया जो संपन्न होती है दोस्तों, वो क्लोराल्ड क्लोराइड अपक्रिया के द्वारा होती है। यानी कि क्लोराल्ड क्लोराइड की अपक्रिया के द्वारा होती है। यानी कि ऑप्शन 2 हमारा यानी कि ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। यानी कि वो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोराल्ड क्लोराइड के द्वारा ये हमारा अपक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकृत करते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा डॉ क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेंजीन डाइओजेनियम यानी कि जो बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्षारीय माध्यम से फिनाल से होने पर प्राप्त क्या होता है। तो इसमें जो देखिए बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से जब हम लोग कराते हैं तो जो हमारा प्राप्त होता है वो हमारा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पी हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। यानी कि जो ये हमारा पी
हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन है, यही हमें प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि पी हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन यही हमें प्राप्त होता है दोस्तों। अब देखिए यानी कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि जो रतौंधी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा विटामिन की कमी, यानी विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से हम लोग जानते हैं बेरी बेरी रोग हो जाता है। सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। और डी की कमी से जो विटामिन डी होता है दोस्तों वो हमारे धूप में, यानी कि सबसे ज़्यादा धूप से ही मिलता है, यानी कि विटामिन डी में हमें धूप मिलता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा आ रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन की मोलरता, यानी कि कोई विलयन है उस विलयन की मोलरता तथा मोलरता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। इसमें हमें मोलरता तथा मोलरता के बीच अंतर को स्पष्ट करना है तथा इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं वो हमें लिखना है। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा मोलरता, देखिए दूसरे का क्वेश्चन मोलरता तथा मोलरता में अंतर, यानी कि मोलरता तथा मोलरता में हमें अंतर लिखना था। तो देखिए मोलरता तथा मोलरता में अंतर, पहला देखिए मोलरता में पहला 1 लीटर बिलियन में, यानी कि 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की जो संख्या होती है उसे मोलरता कहते हैं। यानी कि देखिए क्या करा है 1 लीटर बिलियन में घुले या उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी मान लीजिए 1 लीटर बिलियन है, उसमें उपस्थित जितने भी विलेय के मोल हैं, जितने भी विलेय के मोल हैं उनकी संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अब मोलरता में देखिए पहला 1 किग्रा, सेम उसी प्रकार है, बस लीटर के स्थान पर किग्रा लिख देंगे और बिलियन के स्थान पर विलायक लिख देंगे, यही हमारा मोलरता हो जाएगा। इसमें देखिए 1 किग्रा विलायक में, 1 किग्रा विलायक में उपस्थित या घुले, 1 किग्रा विलायक में उपस्थित या घुले विलेय के मोलों की संख्या, जितने भी विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसको ही मोलरता का, यानी कि मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 केजी या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या घुले विलेय के मोलों की जितनी संख्या होती है उस संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अब देखिए इसमें हमारा दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा देखिए इसमें कह रहा है मोलरता, यानी जो हमारा मोलरता होता है तापमान पर निर्भर करता है, यानी जो हमारा मोलरता होता है दोस्तों वो हमारा ताप या तापमान पर निर्भर करता है। जबकि जो हमारा दूसरा इसमें मोलरता में मोलरता तापमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो हमारा मोलरता होता है वो ताप तथा तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए मोलरता में तीसरा, इसमें आप केवल 2 भी लिख सकते हैं दोस्तों, हमने 3 दिया है, जिसे आप लोग केवल याद कीजिएगा, इतना बड़ा नहीं लिखने का कोई ज़रूरत है, केवल 2 गो एग्जाम्पल दे देंगे, यानी कि अंतर स्पष्ट केवल 2 गो इधर 2 गो इधर लिख देंगे हो जाएगा। इसमें देखिए तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा मोलरता को लीटर में मापा जाता है, यानी जो हमारा मोलरता होता है उसमें लीटर को लीटर में मापा जाता है, और जो मोलरता होता है यानी कि मोलरता में मोलरता को किलोग्राम यानी कि केजी में मापा जाता है। इसे तो आप लोग ये जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 लीटर बिलियन में और यहाँ पर 1 किग्रा विलायक में, ठीक उसी प्रकार 1 लीटर बिलियन है और 1 किलोग्राम बिलियन है, यही हमारा इसमें 3 हमारे अंतर स्पष्ट थे मोलरता तथा मोलरता में। अब देखिए इसी में हमारा एक और क्वेश्चन कह रहा है इनके मान होते हैं तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो देखिए ताप का प्रभाव, यानी तापमान का इसमें प्रभाव देखिए क्या क्या पड़ रहा है। देखिए तापमान का ये हमारा प्रभाव क्या पड़ रहा है, मोलरता तापमान पर निर्भर करता है, यानी जो हमारा मोलरता होता है वह तापमान पर निर्भर करता है, उसी पर निर्भर करता है, जबकि मोलरता तापमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो हमारा मोलरता होता है दोस्तों
वो तापमान पर निर्भर करता है, जबकि जो हमारा मोललता होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आयतन तापमान पर निर्भर करता है। यानी जो हमारा आयतन होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, जबकि जो द्रव्यमान यानी कि जो मास होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। यही हमें ताप का प्रभाव पड़ता है दोस्तों इसमें, यानी कि मोलरता में तथा मोललता में यही ताप का यानी कि तापमान का परिवर्तन यानी कि प्रभाव पड़ता है। यही हमारा इसका प्रभाव था। एक बार और इसे हम लोग अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे दोस्तों। यानी देखिए जो हमारा मोललता होता है, मोललता वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। मोललता जो होता है वो हमारे तापमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो मोलरता है यानी मोलैलिटी है वो हमारा तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा आयतन होता है यानी कि जो वॉल्यूम होता है वो आयतन पर निर्भर करता है, लेकिन जो हमारा द्रव्यमान यानी जो हमारा मास होता है वो हमारा तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो हमारा मास होता है उसको तापमान ये देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कोई आयतन है, अगर आयतन को आप ताप देंगे या तापमान देंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, अतः वह तापमान पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो द्रव्यमान होता है वो हमारा तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ये हमारा ताप का प्रभाव था दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें ख क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है पाइरोलूसाइट यानी जो पाइरोलूसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। यानी कि हमें इसमें लिखना है पाइरोलूसाइट में पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन करना है तथा परमैंगनेट आयन की संरचना का भी सूत्र लिखना है। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसे, ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का ख उत्तर है। देखिए पाइरोलूसाइट यानी जो पाइरोलूसाइट होता है MnO2 को KOH यानी कि जो हमारा पाइरोलूसाइट है वह MnO2 को KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट के साथ संकलित करने पर, यानी जब उसके साथ संकलित यानी कि उसके साथ मिलाया जाता है तो हमारा हरा पोटेशियम मैग्नेट बनता है। यानी कि हरे कलर का हमारा पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है या उसका निर्माण होता है या बनता है, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में, या तो वो उदासीन होगा या उसके अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट देता है। यही हमारी जो होती है वही पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि होती है। यही हमारा इसका विधि होता है। एक बार और इसे दोहराने का कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए पाइरोलूसाइट MnO2 को, यानी जो पाइरोलूसाइट MnO2 होता है उसको KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट के साथ संकलित या मिलाया जाता है, या संकलित यानी कि उसके साथ मिलाकर जब मिलाते हैं, संकलित करने पर या जब मिलाने पर हरा पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। यानी कि हरे कलर का पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण होता है या बनता है, जो उदासीन अम्लीय माध्यम में और समानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट को बनाता है या देता है। यही हमारी ये इसका वर्णन है। चलिए इसके हमने इसमें सूत्र और कहा है तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। इसमें हम रिएक्शन देते हैं तथा परमैंगनेट यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के अणु सूत्र को या संरचना सूत्र को बनाते हैं। चलिए दोस्तों इसका हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। देखिए हमारा रिएक्शन, ये हमारा जब हमने यानी कि पाइरोलूसाइड MnO2 के साथ, यानी कि इसे हम लोग संतुलित करने के लिए 2MnO2 ले लेंगे प्लस KOH यानी कि KOH के साथ मिलाते हैं, तो यानी कि इसको भी संतुलित करने के लिए 4 KOH ले लेंगे प्लस O2 के साथ जब इसे संकलित यानी कि मिलाएंगे तो देखिए क्या बनता है, ये हमारा पोटेशियम मैग्नेट का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट यानी पोटेशियम मैग्नेट बनता है। तो पोटेशियम मैग्नेट का जो हमारा फार्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है वो 2 यानी कि K2MnO4 होता है प्लस इसमें 2H2O का निर्माण होता है। ये हमारा H2O का निर्माण होता है।
तो दोस्तों ये जो हमारा K2MnO4 होता है, ये हमारा पोटेशियम मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है। लेकिन हमें बनाना क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है ना दोस्तों। तो ये हमारा पोटेशियम मैग्नेट बन गया। जब इसका रिएक्शन फिर कराएंगे तो ये देखिए, ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए जब इसका रिएक्शन देखिए यहाँ पर फिर से रिएक्शन 3MnO4 2- तथा 4H+ के साथ जब कराते हैं दोस्तों, तो हमारा ये पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर MnO4- इसे संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे, प्लस ये हमारा यानी कि पाइरोलुसाइड बन जाता है, यानी कि MnO2 + 2H2 हमारा यहाँ पर आ जाता है, यही हमारा बनता है। तो यानी कि जो MnO4- है, यही हमारा परमैंगनेट आयन होता है, परमैंगनेट आयन होता है, यही हमारा इसमें बनता है, यही हमारा इसका रिएक्शन है। अब देखिए इसमें हमारे पेपर में क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था परमैंगनेट यानी परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखना है। चलिए दोस्तों उसके संरचना सूत्र लिखते हैं। तो लिखेंगे परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र, इसका हमें संरचना सूत्र लिखना है दोस्तों। चलिए इसके संरचना सूत्र को लिखते हैं। देखिए यही हमारा है, यानी कि परमैंगनेट आयन, यही हमारा परमैंगनेट आयन बना है, इसी का हमें संरचना सूत्र लिखना है। तो ये हमारा ये जो Mn है वो हमारा सेंटर यानी कि आंतरिक वाला होगा, यानी कि अंदर यही होगा। ये देखिए ये Mn हो जाएगा। और इसके बाद ये हमारा 4 गो हाइड्रेशन है, यानी कि हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, उसको चारों ओर ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ेंगे। हम लोग जानते हैं जो हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ देंगे, और जो हमारा ये लास्ट वाला ऑक्सीजन होगा वो एक ही जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और इसके ऊपर ये हमारा माइनस लग जाएगा। यही हमारा ये परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र होगा दोस्तों। देखिए इसे आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। और इसका नाम देखिए, ये हमारा चतुष्फलकी है, ये हमारा चतुष्फलकीय परमैंगनेट आयन होगा, इसका नाम जो होगा, क्योंकि ये हमारा चतुष्फलकी चारों ओर से बन रहा है, ये हमारा चतुष्फलकी परमैंगनेट आयन होगा, ये इसका नाम है। इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए हमारा गौ वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गौ वाला देखिए क्या कह रहा है उपसहसंयोजक यानी कि उपसहसंयोजन यौगिक में आयनन समयोता तथा बंधनी समयोता को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि उपसहसंयोजन यौगिकों में जो आयनन समयोता होती है तथा जो बंधनी समयोता होती है, उसको उदाहरण सहित हमें समझाना है या बताना है। चलिए दोस्तों उसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा आयनन समयोता, जो हमारा आयनन समयोता होता है दोस्तों, देखिए उसे वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, यानी कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु विलयन में भिन्न लेकिन विलयन में भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र, जो हमारे अणुसूत्र होते हैं वे समान होते हैं, परंतु विलयन या जल में या द्रव में भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो जलीय में जाता है या द्रव में जाता है, तो जो इसका आयन होता है वह भिन्न आयन प्रदर्शित करता है या उत्पन्न करता है। परस्पर आयनन समायवी कहलाते हैं। जो इस प्रकार के समायवी होते हैं वह आयनन समायवी कहलाते हैं। तथा यौगिकों का यह गुण यह गुण है, इस प्रकार के यौगिकों के गुण को ही आयनन समयोता
कहलाता है। इस प्रकार का जो गुण है वह हमारा आयनन समझौता कहते हैं, वह कहलाता है। यही हमारा इसका आयनन समझौता है। एक बार और इसे रिपीट करते हैं दोस्तों, लिखते हैं वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हों। यानी कि उनका जो अणुसूत्र है दोस्तों, वो तो अणुसूत्र समान है, लेकिन यदि उन्हें जल में डाला जाता है या किसी भी विलयन में डाला जाता है तो जो उनका आयन है वह भिन्न भिन्न या अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं। यह परस्पर जो ये अभिक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को आयनन समयवी कहते हैं। लेकिन जो इस प्रकार की यानी कि जो ये हमारी क्रियाविधि हो रही है, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं या इस प्रकार के यौगिक का जो गुण होता है वह गुण ही आयनन समझौता कहलाता है। यह जो गुण है यह आयनन समझौता कहलाता है। अब देखिए इसमें यह समझौता यानी कि यह समझौता यानी सहसंयोजक गोलक के अंदर, यह समझौता सहसंयोजक गोलक के अंदर और बाहर में आयनों के विनिमय के कारण होता है। विनिमय यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कारण होता है। ये हमारा आयनन समझौता था। इसका उदाहरण देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण में हमारा आ जाएगा CONH3 5SO4Br तथा CONH3 5BrSO4। ये हमारा इसका उदाहरण में आ जाएगा। इसमें देखिए परस्पर आयनन यानी कि परस्पर आयनन समयवी हैं, क्योंकि फर्स्ट ब्रोमीन ऋण आयन देता है तथा सेकेंड SO4-2 आयन देता है। ये हमारा इसका उदाहरण था दोस्तों। अब देखिए इसमें एक और था हमारा बंधनी समझौता, उसे भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बंधनी समझौता में लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे वे उपसहसंयोजक यौगिक यानी कि वह उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें उभयदंती लिगेंड यानी जो उभयदंती लिगेंड होते हैं वे उपस्थित होते हैं, संबंधी यानी कि बंधनी समझौता कहलाता है। यानी कि वे उपसहसंयोजक यौगिक यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें उभयदंती यानी कि उभयदंती लिगेंड उपस्थित होता है। इसे इस प्रकार से और कर सकते हैं, जिसमें जिन उपसंयोजक यौगिकों में उभयदंती लिगेंड उपस्थित होता है उस लिगेंड को या उपसहसंयोजक यौगिक को बंधनी समझौता कहते हैं। उभयदंती इसमें देखेंगे उभयदंती लिगेंड जो उभयदंती लिगेंड होते हैं वह एक से अधिक प्रकार द्वारा धातु परमाणु आयन से जुड़ सकते हैं। यानी कि जो उभयदंती लिगेंड होते हैं वह एक से अधिक प्रकार द्वारा धातु परमाणु या आयन से जुड़ सकते हैं। इसके उदाहरण में देखेंगे दोस्तों, इसके उदाहरण में देखिए CrHCN CH2O5 2+ तथा CrNCS H2O5 पर 2+। ये हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए हेलो एल्केन यानी जो हमारा हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 की क्रियाविधि का वर्णन करना है। यानी कि इसमें दोस्तों हमें हेलो एल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 की क्रियाविधि का वर्णन करना है। चलिए दोस्तों इसकी क्रियाविधि का वर्णन करते हैं। देखिए हमारा इसी अभिक्रिया को जो होती है एक अणुक क्रियाविधि कहते हैं। देखिए इसमें एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन दिया है, उसी को एक अणुक क्रियाविधि कहते हैं। देखिए दोस्तों इसका क्रियाविधि क्या हो जाएगा, लिखेंगे यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। जो हमारा एक अणुक क्रियाविधि का अभिक्रिया होता है दोस्तों वह 2 चरणों में जाकर संपन्न होती है, यानी कि 2 चरणों से होती है। पहले चरण में देखिए, पहले चरण में RX यानी कि पहले चरण में
आर डैश यक्स बंध का विदलन होता है। यानी जो आर यक्स यानी आर डैश यक्स बंध का जो विदलन होता है और कार्बोकेटायन यानी जो हमारा कार्बोकेटायन बनता है यानी कि तथा देखिए इसे एक बार और देखिए, यह अपक्रिया यानी कि जो ये हमारी अपक्रिया एक अणु की अपक्रिया होती है दोस्तों, वह 2 चरणों में जाकर संपन्न होती है या 2 चरणों से जाकर खत्म होती है। पहले चरण में आर एक्स बंध का विदलन होता है, यानी जो हमारा पहला चरण होता है दोस्तों, उसमें आर यक्स यानी कि आर डैश यक्स बंध का विदलन होता है और कार्बोकेटायन भी बनता है। इसी अपक्रिया में यानी कि पहले जो चरण है उसी चरण में हमारे आर डैश यक्स बंधन का विदलन भी होता है तथा कार्बोकेटायन भी बनता है। इसी में कार्बोकेटायन का निर्माण भी होता है। और देखिए इसमें दूसरे चरण में यानी कि इसमें दूसरे चरण में कार्बोकेटायन यानी जो हमारा जो इसमें दूसरे चरण में जो हमारा कार्बोकेटायन होता है वो यानी कि शीघ्रता से यानी कि बहुत ही जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफिलिक जो होता है अभिकर्मक से संयुक्त हो जाता है या उससे जाकर जुड़ जाता है। ये हमारा इसका एक अणु अपक्रिया है। अब देखिए दोस्तों इसका हम लोग और उदाहरण के साथ लिखते हैं। देखिए इसका उदाहरण में देखिए हमारा इसमें उदाहरण के तौर पर ले लेंगे CH3 ये हमारा तीनों कार्बन से एक कार्बन से जोड़ देंगे और ये हमारा Br से जुड़ जाएगा। अब देखिए ये जो अपक्रिया है इस अपक्रिया को कराएंगे तो ये जो हमारी अपक्रिया होगी वो मंद अपक्रिया यानी कि धीरे धीरे होगी। मंद अपक्रिया लिख देंगे, मंद अपक्रिया यानी कि अब जो अपक्रिया होगी वह धीरे धीरे होगी। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए यही होता है, ये CH3 हो जाएगा, CH3 ये जो हमारा CH3 यानी कि कार्बन से जुड़ा रहेगा, ये हमारा देखिए यहाँ से जुड़ा रहेगा। जो ये ब्रोमीन है इससे जो जुड़ा है वो ब्रोमीन हट जाता है तो इस पर हमारा प्लस चार्ज था, यानी कि प्लस चार्ज इस पर देखिए कोई भी चार्ज नहीं है। जब ब्रोमीन इसमें से टूटता है यानी कि ब्रोमीन इससे बाहर निकलता है तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाता है और जो ये ब्रोमीन निकलता है इस पर हमारा माइनस का चार्ज आ जाता है। देखिए ये ब्रोमीन जो है इस पर माइनस का चार्ज आ जाता है। यही हमारा एक अणु की अपक्रिया है। देखिए एक और अपक्रिया देखिए इससे ये हमारा पहले चरण का था, ये दूसरे चरण में देखिए CH3 इसमें भी हमारा कार्बन ही जुड़ा रहेगा, C होगा। देखिए दोस्तों ये हमारा जो यानी कि दूसरे चरण की जो अपक्रिया होगी वो बहुत ही तीव्र अपक्रिया होगी, तेजी से अपक्रिया होगी। ये हमारा प्लस का रहेगा, ये OH माइनस यानी कि यह अपक्रिया CHOH का माइनस रहेगा। अब देखिए जब ये तीव्र अपक्रिया होती है दोस्तों तो ये जो हमारा यानी कि ये बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर यानी कि CH3 ये C से जुड़ा होता है, प्लस OH होता है। जब यह तीव्र अपक्रिया होती है तो इसमें जो हमारा OH माइनस होता है, OH माइनस बॉन्ड के साथ इसमें जुड़ जाता है। ये हमारा प्लस नहीं रहेगा, इसमें आकर जुड़ जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर OH माइनस होता है। लेकिन जब ये तीव्र अपक्रिया होती है तो तीव्र अपक्रिया के कारण हमारा OH है वो हमारे बॉन्ड के साथ इससे कार्बन से जुड़ जाता है। ये हमारे इसकी अपक्रिया थी। तो आशा करता हूँ इसको आप लोग अच्छे से समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अब यानी कि तीसरा क्वेश्चन है और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसे हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।